हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पढ़ा था। अब आज ये आपका लास्ट चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन आप जानते हो, कार्बन का जो प्रतीक होता है वो C से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको। तो कार्बन की उपस्थिति, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। कार्बन की उपस्थिति यानी कार्बन किन किन पदार्थों में उपस्थित होता है। कार्बन के अपर रूप मतलब कार्बन किन किन रूपों में हमें मिलता है। कार्बनिक रसायन का परिचय। कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है, शाखा होती है, जिसमें जितने भी यौगिक मिलते हैं उन सभी में कार्बन तत्व होना अनिवार्य है। फिर पेट्रोलियम ईंधन और उनके अन्य उत्पाद के प्रमुख स्रोत और दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता। अगर दहन मतलब किसी भी चीज़ का अगर जलना है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं जल सकती। इसके लिए एक दिन आपके शिक्षक स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे। कई किक लगाने के बाद भी स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। शिक्षक ने कुछ सोचा और रेंच की सहायता से स्कूटर का प्लग निकाल कर देखा और बोले, प्लग में कार्बन जमा हो गया। छात्रों में कौतूहल जगा, कार्बन क्या होता है। देखने के लिए झुंड बनाकर छात्र शिक्षक के समीप आ गए। शिक्षक ने प्लग के एक धातु के भाग पर काला पदार्थ जमा हुआ दिखाया और बोले, देखो यही कार्बन है। अब तक यह ज्ञात लगभग 118 तत्वों में से प्रकृति में प्राप्त 92 तत्वों में कार्बन का महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब 118 तत्व हैं जिसमें से 92 तत्वों में कार्बन का एक महत्वपूर्ण तत्व आता है, जो संसार में पाए जाने वाले सभी सजीवों, सजीव यानी पौधे और जंतुओं, तथा लगभग सभी भोज्य पदार्थ यानी जो चीज़ें हम लोग खाते हैं में उपस्थित होता है। कार्बन का प्रतीक C होता है। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना हुआ है। कार्बो का अर्थ है कोल। कार्बन कोयला, कोयला आप जानते हो ना, पत्थर का कोयला होता है जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, वो कार्बन होता है। इसी तरह कोई चीज़ जलाइए तो काला काला जो अवशेष बचता है वो कार्बन होता है। पेंसिल में लगा जो ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन का ही एक रूप होता है। और आपने हीरा जानते हो, हीरा भी कार्बन का ही रूप है। वो काला नहीं होता है, वो चमकदार होता है, फिर भी वो कार्बन का ही एक रूप है। कहते हैं ना, ये कार्बन कोयले की खानों से हीरा प्राप्त होता है ना। तो हीरे की जो खानें होती हैं वो एक्चुअली क्या होती है, वहाँ से कोयले से ही बनती हैं। अब कार्बन की उपस्थिति। कार्बन, आइए विचार करें, पेंसिल से कागज़ पर लिखने पर काला निशान बनाने वाला पदार्थ, लालटेन लैंप जलाने पर कांच की चिमनी पर जमी जो कालिक होती है, आँख में लगाने वाला जो काजल होता है, लकड़ी को आंशिक रूप से जलाने पर प्राप्त काला पदार्थ क्या है। उपयुक्त सभी पदार्थ काले पदार्थ कार्बन तत्व के रूप होते हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो एक और पेंसिल में लगे ग्रेफाइट के रूप में कोमल तथा हीरे के रूप में अत्यंत कठोर और अभूतपूर्व चमक वाला है, तो वहीं लकड़ी के कोयले के रूप में काला। यही नहीं, कार्बन सभी सजीवों यानी जंतुओं और वनस्पतियों तथा दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जैसे कागज़ है, लकड़ी है, रबर है, टायर है, प्लास्टिक है, कपड़े, तेल, साबुन एवं ईंधन के यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। निर्जीव वस्तुओं में भी कार्बन मुक्त रूप मतलब तत्व एवं यौगिक दोनों के रूप में उपस्थित होता है। मुक्त रूप में कार्बन अपने विभिन्न रूपों में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत से यौगिकों में पाया जाता है। आइए कार्बन की उपस्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें कार्बन मिलता है। अब देखिए, कार्बन की उपस्थिति यौगिक के रूप में आप दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनके रासायनिक सूत्र आप जानते हैं। अन्य ऐसे बहुत से यौगिक हैं जिनके रासायनिक सूत्र से आप परिचित नहीं हैं। आइए दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ पदार्थों को इस तालिका में पढ़ते हैं। जैसे चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, चौक हम लोग यूज़ करते हैं क्लास में, वही है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। अब देखिए, Ca यानी कैल्शियम, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन O3, तो कार्बन उपस्थित हो गया। खाने वाला सोडा, घरों में हम लोग क्या करते हैं, खाने वाला सोडा यूज़ करते हैं। कोई चीज़ बनाना है, बेकिंग सोडा जिसे हम लोग कहते हैं, बेकिंग पाउडर, वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। NaHCO3, मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं, NaHCO3, इसमें भी देखिए C आ गया। धावन सोडा, कपड़े धोने के लिए सोडा यूज़ करते हैं, कार्बन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करते हैं जो गैस, वो क्या होती है, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, C प्रेजेंट। तो सब में देखिए आपका क्या है, कार्बन तत्व उपस्थित है।
इन सभी यौगिकों में कार्बन तत्व उपस्थित है। प्राकृतिक गैस जो होती है, मतलब जो हम जलाने के लिए कुकिंग गैस यानी एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, पैराफिन मोम है, कोल तार है इत्यादि में कार्बन हाइड्रोजन के रूप के यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। इन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, कहते हैं ना कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, जिससे शरीर को कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ये शरीर की पेशियों, रक्त, ऊतकों और हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। शरीर की कोशिकाओं में कार्बन किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होता है। सजीव संसार की संरचना में कार्बन केंद्रीय तत्व की भूमिका में उपस्थित होता है, मतलब कार्बन होना मस्ट है। सभी सजीवों में कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं। कुछ निर्जीव पदार्थों में कार्बन मुक्त या यौगिक के रूप में उपस्थित होता है, मतलब कार्बन जो है मुक्त अवस्था में होगा या फिर यौगिक के रूप में। यौगिक मतलब कई चीज़ों के साथ मिल करके बनाता है। मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति, यानी मुक्त रूप में हमें कार्बन किन रूप में मिलता है? अपर रूप जिसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, कार्बन यौगिकों के रूप में हमें प्राप्त होता है। साथ ही कार्बन कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा तथा अन्य विभिन्न रूपों में भी मुक्त रूप में पाया जाता है। ये सभी पदार्थ कार्बन तत्व के विभिन्न रूप हैं, जिन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। कार्बन के इन विभिन्न रूपों के सभी रासायनिक गुण तो समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। पदार्थ के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं, मतलब जिसमें भौतिक गुण अलग अलग हों, देखने में अलग अलग हों, पर उनके रासायनिक गुण जो है समान है, तो इसका मतलब वो अपर रूप कहलाएंगे और इस गुण को अपर रूपता कहेंगे। कार्बन के विभिन्न अपर रूपों के भौतिक गुणों में भिन्नता दिखाई देती है। जैसे हीरा जो होता है चमकदार और कठोर होता है, जबकि कोयला जो है काजल, ग्रेफाइट काले रंग के होते हैं। इनके गुणों में भिन्नता कार्बन परमाणु की व्यवस्था के कारण होती है। कार्बन परमाणु की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपर रूपों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कार्बन के क्रिस्टल के रूप में और अक्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल के रूप में ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन होते हैं। तीन आपके होते हैं अपर रूप। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। याद रखिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप बताइए, तो ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। और अक्रिस्टलीय में होता है चारकोल है, काजल है, कोक है, कार्बन गैस है। फिर इसी से ही आपका क्या होता है? काश चारकोल बन जाता है, जंतु चारकोल बन जाता है, शुगर चारकोल बन जाता है। इस तरह से आपके अलग अलग चारकोल्स बनते हैं, कोयला जिसे कहते हैं। क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु के जुड़ने का क्रम जो है वो निश्चित नहीं होता है। कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप अपर रूप है। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूपों में कार्बन परमाणु में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, अर्थात इनकी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। कोयला, लकड़ी का कोयला, काजल आदि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। कोयले तथा लकड़ी के कोयले, जंतु और शुगर चारकोल में प्रायः कुछ अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। आइए इन क्रिस्टलीय अपर रूपों की चर्चा करते हैं। जैसे लकड़ी का कोयला है, काष्ठ कोयला जिसे कहते हैं, लकड़ी का कोयला। काष्ठ चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में दहन करके प्राप्त करते हैं, मतलब कि अगर हम पर्याप्त ऑक्सीजन देंगे तो पूरा जल जाएगा, तो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो जल करके लकड़ी का कोयला बना लेता है। इस प्रक्रम को भंजक आसवन कहते हैं। ये काले रंग का पदार्थ होता है। यह जल से हल्का होता है, पानी में तैरता है, जिसके कारण जल में तैरता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं, जल के शोधन में करते हैं। इसमें बीच में क्या होती है? होल्स हो जाते हैं, परफोरेटेड होते हैं, जिससे कि आसानी से जलने में सहायता करता है। जंतु चारकोल क्या होता है? जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। जंतु चारकोल में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में तथा फॉस्फोरस के यौगिक बनाने में किया जाता है। अब है शुगर चारकोल। शुगर चारकोल कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। इसे चीनी, जैसे चीनी आपका C12H22O11 होता है, कार्बन उपस्थित है। इसको स्यूक्रोज भी बोलते हैं, स्यूक्रोज चीनी। स्यूक्रोज पर सांद्र गंधक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। गंधक का अम्ल चीनी से जल से अभिक्रिया कर लेता है और शेष कार्बन रह जाता है। तो C12H22O11 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, तो बनाता क्या है? कार्बन और जल बना लेता है। शुगर चारकोल मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धातु ऑक्साइडों के धातु के रूप में अपचयित कर देता है। फिर होता है लैम्प ब्लैक, जिसे हम लोग कालिक कहते हैं। जैसे आप कहीं दिया जलाइए, उसके ऊपर एक चम्मच रख दीजिए थोड़ा ऊपर करके, तो उसके ऊपर आप देखिए वो काली हो जाता है। यह मोम अथवा तेल को वायु में सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लैंप दीपक से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है।
इसमें प्राप्त कालिक में कार्बन 98 से 99% तक होता है। कालिक का प्रयोग प्रिंटर की स्याही, जूते, पॉलिश तथा रबर, टायर आदि बनाने में किया जाता है। अब है कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट जो है कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। इनके कार्बन परमाणु की एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित रहते हैं। इनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है, इस कारण इनके गुणधर्म में विशेषता पाई जाती है। अब ग्रेफाइट देखिए आपका क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। आप कभी भी पेंसिल की नोक देखिए तो क्या होता है, पेंसिल का शेप भी देखिए क्या होता है, हेक्सागोनल यानी षटकोणीय आकृति का होता है। तो ग्रेफाइट शब्द ग्रीक भाषा के ग्रेफो से बना हुआ है, जिसका अर्थ है लिखना। पेंसिल के अंदर पतली छड़ जिसे लीड कहते हैं, जिससे लिखा जाता है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनकी अनेक समतली परतें होती हैं। प्रत्येक परत में 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय छल्ले के रूप में उपस्थित रहते हैं। छल्ले का प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन परमाणु के षटकोणीय रिंगों से बनी अनेक परतें होती हैं। परतों के मध्य क्षीण बलों के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ होता है। इसका गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 3700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तब जाके वो पिघलेगा, यानी इतनी आसानी से वो पिघलता नहीं है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। कार्बन के अन्य अपर रूपों की तरह यह भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ग्रेफाइट अधिक मात्रा में चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तरी कोरिया और मैक्सिको में पाया जाता है। भारत में यह बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में मिलता है। अब ग्रेफाइट जो है कृत्रिम रूप से कोक यानी कार्बन का एक अक्रिस्टलीय रूप है, को विद्युत भट्टी में गर्म करके भी हम बना सकते हैं। ये अपारदर्शी होता है, मतलब आर पार नहीं देख सकते। अत्यधिक उच्च दाब पर ताज़ा ताप पर ग्रेफाइट को हीरे में परिवर्तित किया जा सकता है। उच्च दाब पर ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की संरचना को पुनर्व्यवस्थित कर देता है। कांच काटने के लिए प्रयुक्त कटर तथा अन्य कई औजारों में प्रयुक्त हीरे प्रायः ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। अब हीरा आप जानते हो, डायमंड जिसे हम लोग कहते हैं। आप में से अधिकांश लोग हीरे से परिचित होंगे। आप में से बहुत से ऐसे उसे रत्न के रूप में जानते हैं। हीरा कार्बन का एक अपारदर्शी क्रिस्टलीय रूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु की चतुष्फल की व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना का होता है। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कठोर है। फिर हीरे का उपयोग कांच काटने तथा धातुओं में छेद करने के लिए होता है। इसको विभिन्न कोणों पर काट कर गहने एवं अंगूठी बनाने में भी प्रयोग करते हैं। भारत में हीरा बहुत ही कम मात्रा में पन्ना में, सतना में, बांदा उत्तर प्रदेश तथा गोलकुंडा में पाया जाता है। फुलरीन, तो ये आपका हीरे की संरचना हो गया। फुलरीन पूरा बॉल की आकृति का होता है। 660 कार्बन होते हैं। फुलरीन सन 1985 में रासायनिज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके कार्बन का एक नया पररूप संश्लेषित किया, जिसे फुलरीन कहा। फुलरीन वह क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें 30 से लेकर 960 परमाणुओं से एक अणु प्राप्त होता है, फुलरीन कहलाता है। फुलरीन में कार्बन 60 का एक अणु जिसके आकार फुटबॉल की तरह होता है, कार्बन के 60 परमाणु द्वारा बना होता है। ये परमाणु षटकोणीय संरचना में पंचकोणीय व्यवस्था में जुड़े होते हैं। C60 फुलरीन विद्युत का सुचालक होता है। तो बच्चों आज आप लोग इतना पढ़िएगा, फिर हम लोग अब इसमें कार्बनिक रसायन का परिचय स्टार्ट करेंगे। कार्बनिक रसायन हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, तो 19वीं शताब्दी में आरंभ में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर विभाजित किया गया। कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं ना, आजकल बड़ा ऑर्गेनिक का फैशन है, मतलब जो प्रकृति से हमें डायरेक्टली प्राप्त हो रहा है। तो कार्बनिक रसायन जितना भी पदार्थ पृथ्वी से मतलब जैसे जंतुओं के रूप में हमें मिलता था, पौधों से प्राप्त हो जाता, तो वो सब आपका कार्बनिक रसायन में आया। यानी उनमें कार्बन तत्व होना मस्ट था। और अकार्बनिक यानी ऐसे तत्व जो मैनमेड थे, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं था, वो अकार्बनिक पदार्थ कहलाए। तो यानी पहले ये माना गया कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो बनाए नहीं जा सकते, वो केवल प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं और वनस्पतियों से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थों, चट्टानों, भूगर्भ आदि से निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध होने वाले अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। जैसे चीनी,
यूरिया, अल्कोहल, सिरका आदि कार्बनिक यौगिकों के वर्ग में तथा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों के वर्ग में रखा गया। सन 1828 में वोलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। उन्होंने अमोनियम साइनेट को NH4CnO, ये आपका क्या था, अकार्बनिक पदार्थ था, कार्बन था पर अकार्बनिक पदार्थ था, इसको इन्होंने गर्म किया तो इससे NH2CONH2 यूरिया बना। तो जब इसको गर्म करने पे इनको यूरिया प्राप्त हुआ, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग गर्म करने पे यूरिया प्राप्त हुआ, तो इन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहले जो है एक कार्बनिक पदार्थ का बनाया जिसका नाम क्या था, यूरिया था। और ये किस कार्बनिक पदार्थ से बना था, अमोनियम साइनेट। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि पहला प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो आप बताओगे यूरिया। इसका सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। और ये किस कार्बनिक पदार्थ से बना है, अमोनियम साइनेट से, NH4CnO। इसको किसने बनाया, वोलर ने बनाया। ठीक है, यूरिया अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया। तो यौगिकों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें उपस्थित कार्बन तत्वों में कार्बन तत्व होता है और कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, परंतु कुछ कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, ये सब जो है वो अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग इसके आगे इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।